Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So let us start with some legal terms and phrases in this session. So first is real estate investment trust. Investment trust क्या है कि जहाँ पे एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दैट ऑर्गेनाइजेशन उसका काम क्या होता है कि वो इन्वेस्टर्स को ढूंढती है और रियल प्रॉपर्टी बाय परचेज़ करती है, ठीक है। एंड फिर वो जब इन्वेस्टर से रियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को वो कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट का प्रॉपर्टी में दे रहे हैं या फिर कोई इनका लोन सिक्योर कर रहे हैं मॉर्टगेज डीड से या फिर डीड ऑफ ट्रस्ट ऑन प्रॉपर्टी। तो ये जो लोन है ये किस लिए डेवलप होता है, प्रॉपर्टी को किस लिए यूज़ होता है, प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए या फिर उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर उसके बाद वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं अपॉन दी सेल। अगर कोई प्रॉफिट होगा दैट विल बी divided. Is it clear? That is a real estate investment trust. Now next is real party in interest. Real party in interest means कि जो पार्टी किसी सिविल सूट से उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो प्लेंटिफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल प्लेंटिफ। फॉर एग्जांपल जो ट्रस्टी है, ही फाइल्स अ सूट अगेंस्ट अ पर्सन हु डैमेज्ड अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्टी ने एक सूट फाइल किया पर्सन के अगेंस्ट जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज की है एंड दैट बिल्डिंग वाज ओन्ड बाय द ट्रस्ट। सो रियल पार्टी इन द इंटरेस्ट इज बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। नाउ रियल प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी तरह का लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, इज इट क्लियर, कुछ भी लैंड पे ग्रो हो रहा है, कि जो भी इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ अ रियल प्रॉपर्टी। सो इट मे इंक्लूड फ्यूचर ओनरशिप भी आ जाती है रियल प्रॉपर्टी में। राइट टू ऑक्यूपाई फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स की टेनेंसी भी आ गई है। द राइट टू ड्रिल फॉर ऑयल, द राइट टू गेट द प्रॉपर्टी बैक, इट इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर इट्स करंट पर्पज। इज इट क्लियर? सो दैट इज़ अ रियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज reality. Reality mean not reality, realty. It means real estate. Is it clear? Next is a reasonable. Now what do you mean by the term reasonable? जो ठीक है, जो आपको डिसीजन देना चाहिए मीन्स कि जस्ट है, जो एक ऑर्डनरी मैन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो तो ऑर्डनरी मैन कैन सी। एक ऑर्डनरी मैन अपने गुड्स को किस तरह से उनका ध्यान रखता है, वैसे ही अगर उसके पास किसी और के गुड्स हैं तो ही शुड कीप इट विद द रीजनेबल केयर। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, रीजनेबल मीन्स जस्ट, रैशनल, एप्रोप्रिएट, ऑर्डनरी और यूजुअल इन द सर्कमस्टांसेस। It may refer to care, cause, compensation, doubt and a host of other actions or activities. नेक्स्ट इज़ अ रीज़नेबल केयर। रीज़नेबल केयर का मतलब क्या है कि जो आप बहुत ध्यान से रख रहे हो गुड्स को, डिग्री ऑफ कोई भी काम, नॉट ओनली गुड्स, कोई भी काम कर रहे हो बहुत ध्यान से कर रहे हो। डिग्री ऑफ कॉशन एंड कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड अदर्स एंड ऑर्डनरी प्रूडेंट एंड रैशनल पर्सन वुड यूज़ इन दी सर्कमस्टांसिस। सो ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट है ये डिटरमाइन करने का कि पर्सन रीजनेबल केयर ले रहा है या नहीं, पर्सन नेग्लिजेंट है या नहीं है, ठीक है, वेदर ही हैज़ एक्सरसाइज रीजनेबल केयर और नॉट। नेक्स्ट इज़ रीजनेबल डाउट कि यू हैव सम रीज़न ये बिलीव करने के लिए कि सच एंड सच पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम। यू आर नॉट श्योर बट यू हैव अ रीज़न टू बिलीव। नॉट बीइंग श्योर ऑफ क्रिमिनल डिफेंडेंट्स टू गिल्टी टू अ मॉरल सर्टनिटी, दस अ ज्यूरर मस्ट बी कन्विंस्ड गिल्ट ऑफ क्राइम, ठीक है, मस्ट कन्विंस्ड ऑफ द गिल्ट ऑफ क्राइम बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट एंड ज्यूरी विल बी टोल्ड सो बाय द जज इन द ज्यूरी इंस्ट्रक्शंस। सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव टेस्ट सिंस ईच ज्यूरर विल हैव टू डिसाइड इफ फॉर हर डाउट इज़ रीजनेबल और नॉट, ठीक है। तो इसीलिए हम क्रिमिनल केसेस में कहते हैं कि जो आप प्रूव करो दैट मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। नेक्स्ट इज reasonable reliance. Now reasonable reliance means, what do you mean by the term reasonable reliance? तो ये जनरली पर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे एक प्रूडेंट पर्सन ये बिलीव कर रहा है, एक्ट कर रहा है कि ये जो काम वो कर रहा है इट वॉज टोल्ड बाय सम अदर पर्सन, समथिंग बाय अनदर, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल पर्सन ने प्रॉमिस किया कि उसको वो किसी से प्रॉमिस किया कि प्रॉफिट देगा या जो भी बेनिफिट होगा, अगर वो लेकिन कब देगा, व्हेन ही विल कीप हिज प्रॉमिस, इन रिलायंस ऑन द प्रॉमिस। इज इट क्लियर? सो वन हु रिलाइड कैन रिकवर द डैमेजेस फॉर द कॉस्ट ऑफ हिज और एक्शन और डिमांड परफॉर्मेंस इफ द रिलायंस वॉज रीजनेबल। नेक्स्ट इज रीजनेबल स्पीड।
रीजनेबल स्पीड मीन्स, व्हाट डू मीन बाय द टर्म रीजनेबल स्पीड, कि अगर हम कोई स्पीड को डिटरमाइन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रैफिक रूल से अकॉर्डिंग ये है कि आप अपना व्हीकल जो आपके जो व्हीकल्स हैं आप इस स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, इज़ इट क्लियर, कौन सी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, तो अगर आप अपनी लिमिट को वो एक क्रॉस कर रहे हो तो यू विल बी पनिश। तो रीज़नेबल स्पीड उन्होंने रखी हुई है कि इस स्पीड तक आप ड्राइव कर सकते हो। स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल डिटरमाइंड टू लोअर देन द पोस्टेड स्पीड लिमिट ड्यू टू सर्कमस्टांसिस such as rain, icy road, heavy traffic, poor condition of the vehicle or gloom of the night. So exceeding reasonable speed under the circumstances can result in being cited for speeding. In law of negligence, exceeding reasonable speed in the prevailing condition may be found to be negligent even though below the speed limit. Is it clear? Now next is a reasonable time. रीज़नेबल टाइम क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में है कॉमन कस्टम्स, अगर हम रीज़नेबल टाइम की बात करें कि अगर सपोज़ मैंने आपको बोल दिया कि वी हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि कौन से टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ये परफॉर्म करना है। सो यू हैव टू परफॉर्म रीजनेबल टाइम एट द रीजनेबल टाइम, मीन्स कि जो रीजनेबल टाइम मीन्स बिजनेस आवर। सो रीजनेबल टाइम इन ईच केस डिफर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट टू फैक्ट। सपोज आई हैव टू डिलीवर यू टू द गुड्स, मैंने आपको गुड्स डिलीवर करने थे, अब गुड्स डिलीवर करते समय मैं आपको रात को 12 बजे डिलीवर कर रही हूँ, इज़ इट अ रीज़नेबल टाइम? नो। तो रीज़नेबल टाइम क्या है, बिजनेस आवर्स है, तो उस टाइम में मेरे को अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर इवन पेमेंट भी करनी है दैट ऑल्सो आई हैव टू डू एट बाय कैश। ठीक है, अगर आप बाय हैंड कर रहे हो, कैश कर रहे हो, तो आपको बाय रीज़नेबल टाइम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ रीज़नेबल वेयर एंड टेयर। रीज़नेबल वेयर एंड टेयर ये जनरली लीज़ में यूज़ हो रहा है, टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। इज़ इट क्लियर? क्लियर हो गया आपको? तो रीज़नेबल वेयर एंड टेयर में क्या है, यहाँ पे टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो उस प्रेमिसेस को छोड़ रहा है कि कोई रीपेंट करवाना है, कोई रिपेयर्स करवानी है। इज़ इट क्लियर? सो इट इज़ सब्जेक्टिव, पर जो कंसिड्रेशंस हैं वो क्या इंक्लूड करती है, कितने टाइम से वो वहाँ पे रह रहे, टेनेंट रह रहे हैं। जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए रहेगा उसने ऑक्यूपाई करेगा, तो उसमें क्या ज़्यादा उतना वेयर एंड टेयर कैन बी एक्सपेक्टेड। तो उसमें अगर अभी अनयूजुअल डैमेज हो गया, जैसे वॉल में कोई होल हो गया या ब्रोकन विंडो है, और वो तब से ही थी जब टेनेंट वहाँ पे रहने आया था, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज़ अ डिपॉजिट फॉर एनी डैमेज बियॉन्ड रीजनेबल वेयर एंड टेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिबेट। नाउ रिबेट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिबेट? इट मीन्स कोई सेल प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिडक्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ रिबेट। इन शॉर्ट, टू गिव अ डिस्काउंट और डिडक्शन। इज इट क्लियर? सो अगर एक सीक्रेट रिबेट सब कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, इन रिटर्न फॉर गेटिंग द जॉब इज़ इलीगल सिंस इट चीट्स द पर्सन हायरिंग द कॉन्ट्रैक्टर। इज इट क्लियर? रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन मीन्स कि जो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है आपकी, उसमें कि आप जो आपने प्रिज्यूम किया था उसको रिब्यूट कर सकते हो, वापस ले सकते हो। Okay, so since presumption is an assumption of the fact accepted by the court until disapproved, all presumptions are rebuttable. Is it clear? ये सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बोला है कि ये जो चाइल्ड है ही इज़ अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अ वैलिड मैरिज, तो ये मैंने ये प्रिज्यूम कर रही हूँ, तो अब उसमें रिबर्ट भी हो सकती है अगर कॉन्ट्रारी प्रूव हो गया कि ये जो शादी थी ये इलीगल शादी थी या शादी हुई नहीं है दो लोगों की। इज इट क्लियर? रिबर्टल मीन्स अगेन वही है कि जब तक प्रूव नहीं हो रहा है यू कैन टेक, तब तक ये प्रिज्यूम किया सकते हैं कि तब तक आप वही मानोगे। मीन्स एविडेंस विच इज़ इंट्रोड्यूस टू काउंटर, disapprove or contradict the opposition's evidence or presumption or responsive legal argument is rebuttable. Is it clear? Next is receipt. Now what do you mean by the receipt? जब आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, आपको उसकी रिसिप्ट मिलती है, तो वही है कि रिटर्न और साइंड एक्नॉलेज्ड होती है कि हमें गुड्स के पेमेंट मिलती है। इज इट क्लियर? Written and signed acknowledged by the receipt of payment for goods, money in payment of a debt, receiving assets,
from the estate of someone who has died. That is a receipt. So next legal term is receiver. What do you mean by the term receiver? रिसीवर कौन है? जिस पर्सन को जज अपॉइंट करता है फॉर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी मैटर ऑफ एनी पर्सन, टू टेक चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन. इज इट क्लियर? सो ही इज़ अ न्यूट्रल पर्सन, वो किसी की तरफ नहीं है. अगर उसका इंटरेस्ट एडवर्स हो रहा है, ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो. इज इट क्लियर? सो न्यूट्रल पर्सन ऑफर अ प्रोफेशनल ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय अ judge to take charge of the property and business of one of the parties to lawsuit and receive his or rents and profits while the right to money has not been finally decided. So appointment of a receiver है, ये petitioner है, वो रिक्वेस्ट करता है कि इस प्रॉपर्टी के लिए he presents a petition by the other party to the suit के रिसीवर अपॉइंट किया जाए इसके लिए. Is it clear? So person को he is appointed for receiving rents, profits, whatever he deals with the property of the person. ठीक है, एक तो हो गया रिसीवर ही है. और दूसरा पर्सन अगर हम क्रिमिनल लॉ के पर्पज से देखें तो जो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि आई हैव कमिटेड अ क्राइम ऑफ थेफ्ट. ठीक है, चोरी आपने की है, तो चोरी करने का क्या है कि मैंने वो चोरी करके गुड्स आगे दे दिए. सो यू आर द रिसीवर ऑफ अ स्टोलन गुड्स. आपके पास है तो यू आर द रिसीवर ऑफ स्टोलन गुड्स. दैट इज़ अ टर्म रिसीवर. नेक्स्ट इज़ रिसीवरशिप. नाउ रिसीवरशिप इज़ ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग. रिसीवरशिप में आपका क्या है कि कोर्ट अगेन ये अपॉइंट्स अ पर्सन, जो पेंडिंग ट्रायल में कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट करता है टू टेक द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, टू टेक द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, बिजनेस, रेंट्स, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग. तो दैट पर्सन, उसको जब वो रिसीवर को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवरशिप. नेक्स्ट इज़ रिसेस. अगर रिसेस हम जनरल उसमें सेंस में बात करते हैं रिसेस, तो क्या है? एवरीबडी नोज़ कि रिसेस क्या है. ठीक है, तो अगर जब आप स्कूल में देखोगे तो स्कूल्स में क्या है कि रिसेस हो रही है, ब्रेक हो रही है. ब्रेक को हम क्या बोल रहे हैं? रिसेस से. टी टाइम है, दैट इज़ अ रिसेस. तो अगर इसमें हम कोर्ट लॉ के उसमें देखें तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में या जब भी कोई ट्रायल चल रहा है उसमें कोई ब्रेक हो रही है या लेजिस्लेटिव सेशन है अंटिल सर्टन अदर डेट एंड टाइम इज़ फिक्स, तो हम वो क्या बोलेंगे? रिसेस. सो रिसेस एंड एडजर्नमेंट्स आर दी टू डिफरेंट थिंग्स. एडजर्नमेंट में एक तरह के प्रोसीडिंग्स वाइंड अप कर देते हैं वो, लेकिन रिसेस में सिर्फ एक ब्रेक दे रहे हैं. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रेसिडिविस्ट. रेसिडिविस्ट मीन्स जो क्रिमिनल रिपीट क्रिमिनल ऑफेंडर है कि वो बार बार वही क्राइम कमिट करे जा रहा है. पहले भी उसको पनिशमेंट मिली थी, अगेन ही हैज़ कन्विक्टेड ऑफ दी क्राइम. जो उसने बार बार क्राइम कमिट करते जा रहा है, ही इज़ अ रेसिडिविस्ट. इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ रेसिप्रोकल डिस्कवरी. रेसिप्रोकल डिस्कवरी मीन्स कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हो, विटनेस जो लिस्ट है विटनेस की वो एक्सचेंज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो एक सिविल सूट में या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ड्यूरिंग द ट्रायल. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मीन्स म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रिविलेजेस बिटवीन द नेशंस, बिजनेस और इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट लीगल टर्म रेकलेस. रेकलेस क्या है कि तो अगर हम नेग्लिजेंस और क्रिमिनल के केसेस में देखें कि जहाँ पे आपने ध्यान से काम नहीं किया, यू आर नेग्लिजेंट देयर, दैट इज़ अ रेकलेस. रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो. इज़ इट क्लियर? रेकलेस डिसरिगार्ड, अगेन द सेम थिंग कि कोई वो नहीं, अपनी मस्ती में जा रहे हो, अपनी मस्ती में काम कर रहे हो, ये बिल्कुल इससे कंसर्न नहीं है कि इस काम से करने से कोई नुकसान भी हो सकता है, कि इतना नेग्लिजेंटली आप वो कोई काम कर रहे हो और ये आपको नहीं है, हो गया, यू आर नॉट कंसर्न फॉर दैट. इज़ इट क्लियर? सो reckless disregard is redundant since reckless means there is a disregard for safety. reckless driving, बहुत नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हो, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो. Is it clear? So operation of an automobile in a dangerous manner under the circumstances including speeding, बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग, ठीक है, हैव too many passengers in the car, cutting and out of the traffic, falling to yield to other vehicles and other negligent act. It is a misdemeanor crime. So it is a crime of reckless driving. So in the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.